अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, या फिर इसके जो दो क्वेश्चंस हैं और वो भी आ जाते हैं आपके पास पेपर में। आपने ये प्रूव करना होता है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, या फिर सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। ये आपके पास तीन प्रूव आ जाते हैं। या फिर लिखा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करो, हीट ऑफ गैस को एक्सप्लेन करो, या फिर सी पी को एक्सप्लेन करो सी वी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन इनमें से कुछ भी बन सकता है। सी पी ग्रेटर देन सी वी ये प्रूव करो, तभी आपने ये क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। अगर ये पूछ ले या फिर सिंपल लिख दे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, तो आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। इसमें आप सबसे पहले तो डेफिनेशन देखोगे मोलर स्पेसिफिक ऑफ हीट क्या होती है, फिर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी, सी वी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है, सी पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है। फिर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दो। बुक से देख लें आप। इसमें सबसे पहले वो कहता है कि 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स इट इज़ प्रेफर्ड टू कंसीडर क्वांटिटी कॉल्ड मोल। वो कहता है कि अगर आप सिंपल यूँ बात करते हो मोलर स्पेसिफिक हीट, सबसे पहले आप देखो कि स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि अगर आप एक सब्सटेंस है जिसका आपके पास जो वज़न है वो 1 kg है, अगर कोई सब्सटेंस है और कोई ऑब्जेक्ट है उसका वज़न आपके पास क्या है 1 kg, अगर उसका मैस 1 kg और आप उसको 1 केल्विन टेम्परेचर देते हो, जिसकी वजह से आपके पास ये जो है 1 kg मैस, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज होता है। यानी आपने हीट प्रोवाइड किया और इस 1 kg का मैस जो था, इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ है 1 केल्विन। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन वो कहता है कि अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट देखते हो तो मोल्स को कंसीडर करोगे, आप क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट देखोगे जिसको हमने मोल का नाम दिया, तो उस केस में आपके पास इसकी डेफिनेशन बनेगी। ये है आपके पास द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। अगर आपने 1 केल्विन जो है टेम्परेचर रेस्ट करवाना है, बढ़ाना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उस 1 मोल ऑफ द ऑब्जेक्ट को 1 केल्विन टेम्परेचर तक इंक्रीज करने के लिए, उस चीज़ को हम नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपने क्या कहना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है कि अगर आप कोई सब्सटेंस है जिसका मैस 1 मोल है और आप 1 केल्विन टेम्परेचर उस 1 मोल का इंक्रीज करना चाहते हो, आप जितनी हीट दोगे उसको, वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब इसमें आपको बता रहा है कि सॉलिड लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम चेंज करोगे, वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर करोगे, आपके पास टेम्परेचर की जो अमाउंट होगी उसको नेग्लिजिबल इतना सामान रखोगे कि उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बात करते हो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की, तो आपके पास जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, तो गैस का वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करोगे तो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर आप नॉर्मल मिकदार में देखो, कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, आप उसका वॉल्यूम जो है उसका चेंज करते हो या फिर उसका प्रेशर चेंज करते हो, टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो है आपके पास वर्क डन होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो उसका टेम्परेचर इतने जल्दी चेंज नहीं होता। आप गैस ही को देख लो कि गैस नहीं, अगर आप पानी को रखते हो चूल्हे के ऊपर, तो आप देखते हो अगर आपने चूल्हा बहुत स्लो किया हुआ था तो आपके पास क्या होगा कि वो देर से बॉयल होगी। जैसे आप उसको हीट ज़्यादा दोगे तो आपके पास उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगी चीज़। इसी तरह से अगर आप बात करते हो किसी और ऑब्जेक्ट, आप सिंपल उसका प्रेशर उस पर प्रेशर इंक्रीज करते हो या उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, तो आप देखोगे कि आपके पास जो टेम्परेचर होगा उस पर माइन्यूट सा चेंज आएगा, नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज होगा। लेकिन वो कहता है अगर यही काम आप गैसेस के साथ करते हो, आप उसका प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कर देते हो, तो आपके पास टेम्परेचर पे लार्ज अमाउंट ऑफ इफेक्ट होगा। आप उस इफेक्ट को वो खुद नोट करोगे कि आपके पास इसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, वो उस इफेक्ट को आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो हम उसको सॉलिड और लिक्विड पे इसलिए नहीं कंसिडर करते कि उसके टेम्परेचर का चेंज नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करोगे तो गैसेस पे उसका वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज जो है टेम्परेचर पे हाई अमाउंट जो है वो इफेक्ट करता है। जब उसका हाईली इफेक्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है। अब इसके दो वेज हैं, पहला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो टर्म होती है CV, ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो CP टर्म है वो डिफाइन कर रही होती है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम नाम देते हैं CP का। आप सबसे पहले CV देख लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस टू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सिंबलाइज्ड एज CV। CV से हम इसको नोट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करें 1 मोल का, लेकिन आपने
वॉल्यूम को चेंज नहीं करना, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना। अब सपोज करो 1 मोल आपने टेम्परेचर चेंज किया तो वो डेल टी आ गया, उसका जो आपके पास हीट हुई है वो क्या आ जाएगी, सी वी डेल टी। सी वी डेल टी क्यों, सी वी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम का चेंज 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। यानी वो ये कहता है कि जब आपने सी वी को निकालना है तो आपने इस केस के लिए क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करना है। वो क्या था, क्यू डेल यू प्लस W। अब वो कहता है आपके पास Q की वैल्यू आपने पुट करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज। डेल U एज इट इज़ रखो और उसके बाद जो W है वो आपने के पास होता है P डेल V। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन्स VF माइनस VI जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा। VF और VI इक्वल थे, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो डेल V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब ये 0 होगी तो आप यहाँ पे पुट करो, आपके पास आ जाएगा CV डेल T इज इक्वल टू डेल U प्लस P इंटू 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, यानी 0 हो जाएगी। बचेगा आपके पास क्या, ओनली डेल U। तो डेल U की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, CV डेल T। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपने की थी बात कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब आपने कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है कि अगर आप हीट ट्रांसफर करते हो ऑब्जेक्ट को, उसका टेम्परेचर 1 मोल पे इंक्रीज होता है 1 केल्विन, लेकिन आपने प्रेशर को क्या रखा है अच्छा, आपने प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं CP से। अब CP की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपके पास आ जाएगा फार्मूला यही वाला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। Q की वैल्यू थी आपके पास डेल U प्लस W। अब आपने याद रखना प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। Q एट कांस्टेंट जो है प्रेशर वो पुट करोगे, CP डेल T आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐसे इट रखो। वर्क डन का आपने फार्मूला लिखना है। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, P डेल V। अब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, उसने कहा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा आपने प्रेशर को, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। और जो QP था यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास हीट थी वो किसके इक्वल आ गया, CP डेल T। CP मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर का चेंज। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बुक पे आप देखो आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है, QP इक्वल टू CP डेल T। अब आगे हमने डेरिवेशन करनी है, हमने प्रूव करना है CP माइनस CV किसके इक्वल है, R की। इसको प्रूव करने के लिए हम लिख लेते हैं, आपके पास था अभी आपने जो रिलेशन निकाला वो था CP डेल T इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। यहाँ पे ये जो डेल U है इसमें आप यूज़ कर लो इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा CP डेल T इज इक्वल टू CV डेल T प्लस P डेल V। आपने सिंपल क्या किया है, ये जो था टर्म डेल U की वैल्यू वो आपने यहाँ पे रिप्लेस की है। ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस सॉरी। तो आपके पास आ जाएगा CP डेल T माइनस CV डेल T इक्वल टू P डेल V। हमने अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ पढ़ा था कि PV इक्वल होता है nRT के। जब आपने इसको लिखा है P डेल V तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, nR तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो डेल T आ जाएगा। तो इस वाली चीज़ को आपने इस जगह पे पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर जो होगी आपके पास 2 हो गई थी, अब 3। तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स आपके पास इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी, CP माइनस CV डेल T कॉमन ले लो यहाँ से। आपने क्या किया, CP CV इसमें से डेल T कॉमन ले लिया, डेल T यहाँ से भी हट गया, यहाँ से बचा क्या है CP माइनस CV और यहाँ से P डेल V की जगह आपने पुट कर दिया nR डेल T। ये T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बच क्या गया आपके पास CP माइनस CV इज इक्वल टू nR n इंटू R। अगर आप वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 मोल, तो आप इसमें 1 पुट करते हो तो आपके पास आ जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू 1 इंटू R। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी CP माइनस CV। तो ये आपके पास प्रूव हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद बुक से देखो आपके पास आगे जो है टॉपिक वो आपने सिंपल शॉर्ट में याद करना है। रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होता है कि अगर आप उसका रिवर्स प्रोसेस वापस ला सको, यानी आपने एक साइकिल कंप्लीट करवाया है, आप उसको वापस उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सको। जिस तरह से एक इलास्टिक है, आपने अगर उसको खींचा है, आपके पास क्या होगा कि उसका आपके पास इलास्टिसिटी की वजह से आपके पास उसकी लेंथ चेंज हो गई है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगी।
स्प्रिंग लेते हो, उसको कंप्रेस्ड करते हो या ओपन करते हो, तो एक्सपेंड करते हो, तो आपके पास क्या होता है, उसकी लेंथ में चेंज आता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते जाते हो तो वो वापस आ जाती है। आप एक बॉल लो, उसको आप क्या करते हो, स्क्वीज़ करते हो अपने हाथ में रख के, तो आपके पास क्या होगा कि उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते जाओगे तो वो बॉल वापस अपनी शेप में आ जाएगी। तो आपने लिखना है कि ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें आपके पास आ जाएगा अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड साइकिल। द रिवर्सिबल साइकिल इज द वन इन विच ऑल द चेंज आर रिवर्सिबल। सक्सेशन इवेंट अगर आपके पास होता है, सक्सेशन मतलब कि सक्सेस हो जाता है इवेंट की, उसको आप अपनी ब्रिंग ला सकते हो बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन, उसको हम कहते हैं साइकिल। अगर एक साइकिल क्या होता है कि आप जिस पॉइंट से शुरू हुए हैं उसी पे वापस आए हो, तो इसको हम कहते हैं साइकिल। तो वो कहता है कि जिस पॉइंट पे आपके पास वो इनिशियल ऑब्जेक्ट थी, आप अगर वापस उसी इवेंट को दोहराने के बाद इनिशियल कंडीशन पे वापस ले आते हो तो आपके पास ये कहलाता है साइकिल। और रिवर्सिबल साइकिल आपके पास ये होता है कि आपके पास इस साइकिल के अंदर जितने चेंजेस हुए हैं वो सारे क्या हो, रिवर्सिबल हो, रिवर्स हो सकें, वापस लाए जा सकें, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। इसके एग्जांपल में आप आइस लिख लो कि अगर आप आइस को पानी में कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, तो लिक्विड को वापस आइस बना सकते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में कहता है इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिएक्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्टेड बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। अगर आपके जितने फैक्टर से आप उनको रिवर्स करते हो, बैकवर्ड अपनी पोजीशन पे लाना चाहते हो तो वो वापस ना आ सके, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में आप एग्जांपल दे लो रस्टिंग की, कि अगर एक लोहे को जंग लग जाता है तो पहले रिएक्शन हुआ है, जंग लगा, लेकिन अब आप उसको बैक नहीं कर सकते। इसी तरह से एग्जांपल दे दो आप इसमें किसकी एग्जांपल दे दो, हाँ, आप लकड़ी को चलाने की, जब आप वुड को बर्न करोगे तो वो कोयला में कन्वर्ट होगी, कोयले को वापस आप लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये आपके पास क्या इरिवर्सिबल, जिसके सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स को आप वापस अपनी पोजीशन पे ना ला सको, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, यानी एक ऐसा इंजन जो कि क्या काम करता है, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम कहते हैं हीट इंजन। सबसे फर्स्ट जो हीट इंजन था वो आपके पास था स्टीम इंजन। उसमें आपके पास क्या हुआ था कि हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है उसका नाम था आपके पास स्टीफन, उसने काम क्या किया था कि वो बैठा हुआ था पानी के पास कि वो बॉयल हो रहा है, उसके ऊपर ढक्कन पड़ा हुआ था। उसने देखा कि आपके पास जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो आपके पास जो उसका जो वो बर्तन था उसके ऊपर आप उसने ढक्कन रखा हुआ था, जैसे ही नीचे उसने हीट को इंक्रीज किया तो पानी बॉयल हुआ है। इसकी जो स्टीम थी उसकी वजह से ये ढक्कन जो था वो ऊपर उठने की कोशिश हुई है। तो वो कहता है कि अगर आप कोई एनर्जी देते हो जिसको आपने हीट एनर्जी का नाम दिया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी देते हो तो उसकी जो स्टीम होती है वो उसके ऊपर वर्क डन करती है और इसका जो लिड है यानी इसका जो ढक्कन है उसको मूव करवाने की कोशिश करती है। इस आइडिया को यूज़ करके स्टीफन ने एक पहला जो इंजन बनाया था उसको हम नाम देते हैं स्टीम इंजन का। इस स्टीम इंजन में क्या हुआ था आपके पास कि वो जो है स्टीफन उसने एक ऐसा इंजन डेवलप किया था जिसमें वो क्या करता है कि पानी डाल के उसकी पानी जो है उसको बॉयल करवाता है। जब पानी को हीट प्रोवाइड करेगा, पानी बॉयल होगा तो उससे जो स्टीम निकल रही है उसकी वजह से वो इंजन जो है वो रन करता है, चलता है, तो यानी एक मैकेनिकल वर्क डन होता है, उसको हम कहते हैं हीट इंजन का। उसके बाद आपने इसमें याद रखना है क्या जी, हाँ, इसमें आपके पास हीट इंजन जो होगा वो साइक्लिक है टू प्रोवाइड मोर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। अगर आपने ज़्यादा वर्क करवाना है तो आप उसके लिए हीट इंजन को क्या रखोगे, साइक्लिक, यानी उसका जो पानी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में, और स्टीम को वापस आप पानी में कन्वर्ट करोगे ताकि आपके पास इसके अमाउंट जो है वो कंजर्व रह सके और मैक्सिमम वर्क डन प्रोवाइड किया जा सके। और इसमें आपके पास दो टर्म्स यूज़ होंगी, एक सोर्स यूज़ होगा और एक आपके पास यूज़ होगा सिंक। सोर्स का मतलब है आपके पास जो इनिशियल आपने प्रोवाइड की है हीट जिसको Q1 का नाम दिया, सिंक का मतलब है Q2 वाली हीट जो कि उसके रिवर्स प्रोसेस में आ गई। जो आपके पास सोर्स कहलाता है उसी का नाम दूसरा जो होता है वो HTR हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, जो कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, उसको हम नाम दे सकते हैं सिंक का। तो इसको हम नाम देते हैं LTR का, LTR। जो सोर्स होता है उसको हम नाम देते हैं HTR, H फॉर हॉट, T से टेम्परेचर, R से रिजर्वायर। LTR मीन्स कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर, LTR मीन्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसी को हम सिंक का नाम देते हैं और इसको हम सोर्स का। सोर्स आपके पास वो होता है जहाँ से कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है इनिशियल स्टेज में और सिंक में जाती है आपके पास। जैसे आप बात करते हो ना पानी जब धोते हो आप, पानी जो है यूज़ करते हो बेसन में, तो आप कहते हो कि आपके पास जो उसका सोर्स है वो नल का है जिसमें से पानी आ रहा
और जो नीचे आपके पास है जहाँ पे पानी जा रहा है वो उसका क्या कहलाता है, सिंक। तो इसी तरह से सोर्स आपके पास वो होता है जो इनिशियल स्टेज है और फाइनल स्टेज को आप सिंक का नाम देते हो। तो ये आपके पास था हीट इंजन। इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है और ये बताना है कि हीट इंजन को अगर आप साइकिल में यूज़ करते हो तो कंटिन्यूस सप्लाई वर्क भी करवा सकते हो। इसमें सोर्स क्या है, सिंक क्या है, ये याद रखना। STR क्या होता है, LTR क्या होता है, ये याद रखना। तो यहाँ तक आपके पास हो गया। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है, एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है हमने, और एक नहीं दो बल्कि, एक हीट इंजन वाला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, एक हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोला स्पेसिफिक हीट वाला देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।